नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देख रहे थे, जो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक सेकंड पेपर का एक पार्ट है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम पूर्व की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये आप स्वतंत्रता आंदोलन के जनक थे। केसरी मराठा आपके प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र थे। सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद के विकास का आपने पक्ष लिया था। आप उच्च कोटि के विद्वान थे। आज हम तिलक के राजनीतिक चिंतन पर प्रकाश डालेंगे। देखिए बच्चों, तिलक ने सन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की थी और यहीं से हम इनके राजनीतिक विचारों को देख सकते हैं। पहले वे भी उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे और उनकी मांगों का भी उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन 1895 के बाद उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार ने सदैव भारत विरोधी कार्य किए हैं, तो उन्होंने अपने आप को उदारवादियों से पृथक कर लिया और उनकी विचारधारा उदारवादियों से काफ़ी भिन्न हो गई। तो तिलक के जब हम राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है वो तिलक का राष्ट्रवाद है, वो पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद है। पुनरुत्थानवादी का मतलब जो हमारा प्राचीन है उनका उदय करने वाला राष्ट्रवाद है। तिलक का राष्ट्रवाद वेदों और गीता से प्रभावित था, जो उनसे आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करता था। वे कहते थे कि भारत को प्राचीन परंपराओं के आधार पर ही आज के भारत के लिए स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तिलक ने भारतीयों में ये भावना उत्पन्न करने की प्रयास किया कि आप गीता से और वेदों से शक्ति और ग्रहण करो, आप वहाँ से नई चेतना ग्रहण करो, क्योंकि आप वेदों और गीता की तरफ देखोगे तो वहाँ जो आपको संदेश मिलेगा उसी से आप स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा कि हमारी जो धरोहर है उसका हम अगर अनादर करेंगे हम सुधारों के नाम पे, तो ये हमारी राष्ट्रीयता के पतन का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण बहुत अधिक आवश्यक है। अब देखिए बच्चों, उनकी जो राष्ट्रवाद की जो मनोधारणा थी वो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा थी। उनका कहना था कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति थी उसी को हमने अब राष्ट्रवाद कह दिया है। और उन्होंने कहा राष्ट्रवाद तो भावात्मक है, तो इसका संबंध अनुभूतियों से है। प्राचीन काल में जो आत्मिक प्रभाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, वे अब राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं। तिलक की मान्यता थी कि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है वही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। तिलक का मत था कि विभिन्न विचारों, जाति भेदों आदि के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीयता की भावना इतनी तेजी से नहीं पनपती जहां समान धर्म और भाषा में वो पनपती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत के लिए मनोवैज्ञानिक एकता बहुत अधिक आवश्यक है। अगर एक नहीं हुए तो फिर हम राष्ट्रवाद की भावना हमें विकसित कैसे होगी। और उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में हम में विद्यमान थे, अभी हमें क्या करना है, उन तत्वों को मात्र जगाना है। तिलक ने अपने हर कार्य में एकता की भावना को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि हम विभाजित हैं तब तक हम एक नहीं हो सकते, हम एक होंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सव को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा हिंदुओं में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न करने में सार्वजनिक उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। केसरी में उन्होंने लिखा कि गणपति पूजा की तुलना यूनान के ओलंपियन और पिथियन उत्सव से की जा सकती है। तिलक की मान्यता थी कि उन उत्सवों का आयोजन प्रतीक स्वरूप है जिनसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि देशवासियों के संवेगों और भावों में तीव्रता लाते हैं तथा उन्हें सोने नहीं देते, और इसी सांस्कृतिक अभिवृद्धि के कारण समूह राष्ट्रवाद का विकास होगा। अब देखिए बच्चों, तिलक का जो राजनीतिक विचार में स्वराज्य सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने अपनी पुरानी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। तो तिलक के समस्त चिंतन को हम अगर एक शब्द में लिखें तो वो स्वराज्य है। तिलक ने प्राचीन धार्मिक दर्शन का बहुत गहरा अध्ययन किया था, जिसका आधारभूत सिद्धांत धर्म राज्य था। धर्म राज्य से अभिप्राय एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से था जो धर्म पर आधारित हो। स्वराज्य इस धर्म राज्य की एक आवश्यक स्थिति थी। इस प्रकार स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी।
तिलक के इस मूल मंत्र का महत्व भली प्रकार समझने के लिए हमें गोखले के स्वराज्य संबंधी धारणा से हम तुलना करेंगे तो ही इसका स्पष्ट हम क्लियर देख पाएंगे। देखो बच्चों, जो उदारवादी नेता थे वे स्वराज्य की मांग करते थे, ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेश के नमूने पे करते थे। उनकी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास था, जबकि तिलक इसके विपरीत थे। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन धार्मिक भारतीय राजनीतिक दर्शन था, जिसमें स्वराज्य को व्यक्ति का धर्म बताया। इस प्रकार तिलक की स्वराज्य की अवधारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम था। तिलक के अनुसार स्वराज्य एक ईश्वरीय गुण है और विदेशी साम्राज्यवाद राष्ट्र की आत्मा का हनन कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी और वे कहते थे कि हम पूर्ण स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेके ही रहेंगे। तिलक स्वराज्य के साथ अपने देश के लिए ऐसे शासन व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें शासन के सभी कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहे तथा कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझे। हालांकि जीवन के अंतिम वर्षों ने तिलक ने भी स्वराज्य का आशय उदारवादियों की दृष्टि से ही ग्रहण कर लिया था, लेकिन तिलक और उदारवादी नेताओं में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। उदारवादी नेताओं के लिए विभिन्न राजनीतिक विचारों में देश के लिए स्वराज्य भी एक विचार था, लेकिन तिलक के लिए स्वराज्य एक विचार मात्र नहीं, ये उनका धर्म, उनका जीवन, उनका प्राण था। उनका समस्त चिंतन स्वराज्य पे केंद्रित था। उनके अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज्य के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, कोई राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती। एक बार राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में आ जाए तो अन्य उद्देश्यों को भी सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। वे ब्रिटिश नौकरशाही के इस तत्व को भी नहीं मानते थे कि स्वयं भारतीय हमारा प्रबंध नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने केवल हिंदुओं और मुसलमानों में विद्वेष पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जिस स्वराज्य की मैं मांग कर रहा हूँ वो समस्त भारतीयों के लिए है, कोई हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। उन्होंने कहा स्वराज्य के लिए उन्होंने मतलब आदर्श ही स्थापित नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी इस स्वराज्य को प्राप्त करने में लगा दी। इसके अतिरिक्त उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं था। वे कहते थे कि कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति शासक देश के हित में शासन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही शोषण करना है। उन्होंने उदारवादियों की पद्धति की आलोचना की और उसकी निष्फलता पर उन्होंने कई बार आक्षेप भी किए। उन्होंने कहा कि जनता के पास सरकार को बदलने के लिए लोकतांत्रिक साधन जहाँ नहीं होंगे वहाँ उनको बदलने के लिए हमें कोई न कोई प्रयास करना ही पड़ेगा और हमारा आदर्श दया याचना नहीं, आत्मनिर्भरता है। अब उन्होंने स्वराज प्राप्ति के स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा उसके साधन भी बताए। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के बहुत महत्वपूर्ण साधन थे और उन्होंने कहा कि स्वदेशी मतलब हम हमारे देश में बनी हुई वस्तु को ही काम लें, तो आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में हम अगर उसे अपनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अतिरिक्त जब हम उसको अपनाएंगे स्वदेशी सामान को, तो बहिष्कार तो स्वतः ही शामिल हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने आत्मविश्वास, आत्म सहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा। तिलक का विचार था कि शासक की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाकर इस देश के उद्योगों को कठोर प्रतियोगिता की स्थिति में डाल दिया है और पतन की ओर धकेल दिया है। लेकिन अगर हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, तो उद्योगों को संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर भारी दबाव डाल के उन्हें अपनी मांगे मानने के लिए विवश कर देना है। उन्होंने बहिष्कार के आस्ति और नास्ति, स्वीकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। उन्होंने कहा जब हमारे पास स्वदेशी और बहिष्कार है तो हमें किसी और हथियार की आवश्यकता ही नहीं है। बहिष्कार को एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया। उन्होंने कहा ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अगर हम अपनाएंगे तो जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, सार्वजनिक समारोह, अदालतों का बहिष्कार और लगान तथा अन्य कर अदा न करने की बात भी सम्मिलित थी। तो
ये स्वराज प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। राष्ट्रीय शिक्षा पे भी इनके प्रमुख विचार थे। राष्ट्रीय शिक्षा पे उनके प्रमुख विचारों को हम पूर्व की जो है लेक्चर उसमें देख चुके हैं। तो अब बच्चों समझ लीजिए आप कि तिलक का लक्ष्य जो स्वराज्य है, स्वराज्य का तात्पर्य जो था पूर्ण स्वराज्य था। वह स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध पे बल देते थे और राष्ट्रीय शिक्षा को स्वराज्य प्राप्ति का एक साधन मानते थे। तो आपको स्वराज्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।